नमस्कार, बिग न्यूज बिग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और में आज जिस बड़ी खबर का एक बार फिर से विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की सरकार बने लगभग एक सप्ताह से अधिक हो गए हैं, पर हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी वैसे ही जारी है। बांग्लादेश के 65 जिलों में से लगभग 45 जिलों में लगातार कहा जा सकता है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके खासतौर से खास लड़कियों की बात करें उनकी आबरू लूटी जा रही। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश इस समय पूरी तरीके से जल रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार कहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार। सवाल सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया का हर देश इस समय बांग्लादेश के खिलाफ, खासतौर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कनाडा में हुआ। लगातार हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, उनके व्यापार को यानी कि दुकानों में आग लगाई जा रही है, उसको देखते हुए जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेकर देश भर में, दुनिया भर में विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने भी पत्र लिखा है विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री को, कि साफ तौर पर कि जो शरणार्थी हैं, जिन पर जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए, उनके लिए अमेरिका के दरवाजे खोले जाए। तो कुल मिलाकर इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो जाए, और शायद इसीलिए अब आप जो तस्वीरें देख रहे हो ढाका की कई सड़कों में जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, जो आबादी है, वो सड़कों पर अपने बचाव के लिए उतर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुप्पी को लेकर है कि आखिर कई भारत में जो विपक्षी दल है, बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि चुप क्यों है। यह भी एक बड़ा सवाल है। गाजा पे बोलते हैं, इजराइल पे बोलते हैं, हमास पे बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर ये कुछ आंकड़े हम आपको दिखा दें। हिंदुओं पर हमले जारी, 64 में से 45 जो जिले हैं वहां पर लगातार हिंदुओं पर हमले जारी हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और इसीलिए दुनिया भर में विरोध हो रहा है, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे अभी जो बताएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर उनको टारगेट किया जा रहा है। 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। लगभग 10 दिन हो गए हैं, 7 दिन तो सरकार बने हो गए मोहम्मद यूनुस के, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है जस की तस है। कई और बड़े मामले निकल के आए। अब तक घटनाओं पर लगभग 235 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं जो हिंदू हैं, और खासतौर से जो प्रबुद्ध वर्ग के हिंदू हैं। चंदरपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों को लूटा और फिर पूरा का पूरा जो घर है वो जला दिया। ऐसी कई घटनाएं, 65 में से 45 जिले सीधे तौर पर प्रभावित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। हाथीबंधा गांव में 12 हिंदुओं का घर जला दिया। तो इस समय बांग्लादेश जल रहा है, और बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। इस्कॉन और काली मंदिर जला दिया, जिसकी तस्वीरें हम सब ने, दुनिया ने देखी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, जब मोहम्मद यूनुस वहां के उन्होंने कार्यभार संभाला, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर उनको बधाई तो दी, लेकिन यह भी साफ कह दिया कि अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने चाहिए। 2 हिंदू पार्षदों को पीट पीट कर मार डाला। ये कुछ छोटी घटनाएं हम आपको बता पा रहे हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। इस समय वहां के जो अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय है, जो हिंदू, दिनाजपुर में हिंदू के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर अटैक किए जा रहे हैं। तो इस समय वहां की स्थिति कहा जा सकता है कि बहुत ही भयावह है। खासतौर से पल पल वहां पर डर है। हिंदुओं की बात करें, वहां की लड़कियों की, महिलाओं की बात करें, स्कूल नहीं जा पा रही है। तो कुल मिलाकर इस समय की स्थिति बांग्लादेश में पूरी तरीके से जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदुओं के घरों पर, हिंदुओं के गांव में पार्षदों पर अटैक किया है, और ऐसी घटना है। 345 से ज्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग घायल हैं। कई जो कहा जा सकता है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो भारत के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में खड़े हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इसीलिए दुनिया भर में, लंदन में विरोध हुआ, अमेरिका में विरोध हुआ, इसके साथ साथ भारत में लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कनाडा में विरोध हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में इस समय स्थिति है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या हालात हैं और कहां कहां पर कहा जा सकता है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट देखते हैं।
चुप्पी का शोर, चुप्पी की चुभन अब चुभ रही है। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले अब सोची समझी साजिश नजर आ रही है। लगातार हिंदुओं पर हमलों ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध दुनिया कर रही है। पहले आप देखें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व का हर देश विरोध कर रहा है। भारत से लेकर कनाडा तक, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के हिंदू सांसदों ने भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाजें बुलंद कर दी हैं। उन्होंने हिंदुओं को शरण देने के लिए दरवाजे खोलने की अपील भी की है। अल्पसंख्यक आबादी डर डर को जीने को मजबूर है। अधिकार पाने के लिए सड़कों पर है। अत्याचार पर आंदोलन हो रहे हैं। आबरू बचाने के लिए बेटियां हाथों में कुल्हाड़ी लेकर चल रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात करें तो 50 से अधिक नामचीन लेखकों ने पत्र लिखा है कि आखिर हिंदुओं पर, खास तौर से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। अमेरिकी सांसदों ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से पत्र लिखकर विरोध जताया है। दुनिया भर के देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने भी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। ये विरोध उस बांग्लादेश के खिलाफ है जिसका इतिहास हिंदुओं के नरसंहार से रक्त रंजित रहा है। 1971 में जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इतिहास के पन्नों से आज भी दर्द की चीखें सुनाई दे रही हैं। बढ़ती अशांति ये बता रही है कि अब बांग्लादेश में हिंसक करते साथ सरकार की भी नहीं सुन रहे। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में आग लगने की घटना शायद ही कोई हिंदू भूला हो। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां किस तरीके से नष्ट की गई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। 2013 से लेकर अब तक लगभग 3600 से ज्यादा हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को साफ कर दिया था कि अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होना ठीक बात नहीं। भारत इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और लगातार हिंसा को लेकर एक कमेटी गठित कर दी है और एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखेंगे ताकि हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोका जा सके। तो अत्याचार पर आंदोलन न्यूयॉर्क टू लंदन, यानी कि कहा जा सकता है कि दुनिया भर में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय पर जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, उनके व्यापार को नष्ट किया जा रहा है, दुकानों को चिन्हित करके जलाया जा रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। दुनिया भर में इसकी आवाजें उठने लगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है कि आखिर बांग्लादेश जल रहा है और खासतौर से हिंदुओं को, अल्पसंख्यक को किस तरीके से क्यों टारगेट किया जाए। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अभिनव नवनीत जी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं, रिटायर्ड। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हिंदुओं को चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ की वहां की परिस्थितियों को? संतोष जी, मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो घटना चक्र है, घटनाक्रम है जी, वो सत्ता परिवर्तन हो या वहां पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, ये विशेष रूप से सब कुछ हिंदू विहीन बांग्लादेश करने का। और चूंकि भारत के पक्ष में वहां की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रवादी सोच की थी और इसलिए उनको वहां से अपदस्थ किया गया है। कौन कौन सी एजेंसी लगी थी कि आ रहा है कि वहाँ ISI भी लगी हुई थी, CIA का भी उसमें पक्ष है, चाइना का भी पक्ष है, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ प्रामाणिक रूप से जब आएगा तब सबके सामने आएगा, लेकिन सीधे सीधे एक बात समझ में हो रही है कि ये नमक हराम बांग्लादेश, जिसको भारत के तंत्र ने, भारत की सेनाओं ने स्वतंत्रता दिलाई, एक तरीके से पाकिस्तान के जो दुर्दांत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसको उन्होंने मुक्ति दिलाई। आज वो गद्दार हो गए हैं और उनके अंदर हिंदू विरोध और केवल हिंदू विरोध उनके ध्यान में आ रहा है। और भारत के साथ जो रिश्ते थे, जो संबंध थे, उनसे वो विलग होना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी की गोद में बैठे हैं। वो कहते हैं CIA के, अमेरिका के, चाइना के लोग ऐसा कह रहे हैं। जब कुछ प्रामाणिक निकल के आएगा संतोष जी, तो उस पर आगे और चर्चा हो सकती है।
बिल्कुल, मैं विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। वहां के कई जो इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, कई अपने आप को जो मौलाना कहते हैं, उनके जो बयान है, वो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले, या फिर कहा जा सकता है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए, उनका समूल नाश किया जाएगा। ये इस्लामिक स्कॉलर है वहां के बांग्लादेश के। हम आपको सोशल मीडिया के वो ट्विटर, वो एक्स दिखाएंगे कि किस तरीके से वो बयानबाजी कर। नवनीत जी, इस पूरे तख्ता पलट हुआ, क्या आपको लगता है कि जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की बात की जा रही है, एक विरोध, एक आंदोलन इतना ज्यादा कि तख्ता पलट होने के बाद भी 1 सप्ताह हो गए मोहम्मद यूनुस की सरकार को, लेकिन अब भी हिंसा लगातार जारी है, यह क्या टारगेट किया जा रहा है सीधे तौर पर? यह इसके पीछे सोची समझी साजिश है? has repeated itself. 71 के लिए मैं वापस आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 1971 में जो हुआ जी, और जिस तरह से बांग्लादेश को आजाद कराया गया भारत के द्वारा, जबकि भारत के खिलाफ उस समय पे विश्व की बड़ी शक्तियां जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ये सब लोग भारत का साथ नहीं दे रहे थे। और जिन अत्याचारों से वहां की पॉपुलेशन को, जो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से अत्याचार कर रही थी, उससे बचाया गया, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एक मैं बोलूंगा सबक था हमारे भारत देश के द्वारा। और भारत ने अपना एक प्रभुत्व कायम किया था इन द जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब ये जो बात हुई है, ये एक छोटा मोटा कोई एक ये पीपल्स मूवमेंट नहीं है, पहली बात तो। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी प्लेयर्स हैं, बहुत सारी साजिशें हैं। और वो जो बात हुई थी 71 में, आज उसको भारत को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मैं मानता हूं कि ना सिर्फ ये एक रिलीजियस एंगल इस चीज को दिया गया है, ये इसको एक धर्म युद्ध बनाया जा रहा है, जो कि एक सोशल और पॉलिटिकल कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक धर्म का रूप दिया जा रहा है। और हमारे देश के, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। वो खुद ये दिखाता है कि ये कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं है। और कौन इसके पीछे हो सकता है? इसके पीछे आपने जमात इस्लामी का नाम सुना होगा, बिल्कुल, उनके द्वारा ये ट्रिगर किया जा रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें शामिल है। 71 के दौरान भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ थी, और मुझे लगता है कि इस बार भी वैसा हो रहा है। तो अब हमारी सरकार नहीं आई थी भारत में, और भारत के लिए ये सिर्फ एक हिंदू माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, अगर हमारे पड़ोसी देश की जो सरकार है उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते, तो जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है और जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको वहां पर पनाह दी जाएगी। और वहां से बैठकर जिस तरह से आप देखते हैं कि एलसी के अक्रॉस से हमारा जो वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान है, वहां से अटैक की प्लानिंग करता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाता है, उसी तरह से अगर इस सिचुएशन को नहीं संभाला गया तो बांग्लादेश से बैठ के ये सारे आतंकवादी ग्रुप हमारे भारत में, नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाएंगे। बिल्कुल, अशांति फैलाएंगे। संजय जी, किस तरीके से राजनीतिक, अगर हम इसमें तख्ता पलट हुआ, ठीक है, अब सेना पर भी हमले किए जा रहे हैं, 7 दिन से ज्यादा सरकार बने हो गए, लेकिन विरोध की अभी जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या और जानबूझकर उनके हिंदुओं के व्यापार पर हमले किए जा रहे हैं, उनके दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके रोजगार को तहस नहस किया जा रहा है? अब ये सिर्फ तख्ता पलट तक सीमित नहीं रह गया है बांग्लादेश की जो इस समय हालात हैं। संतोष जी, मुझे तो बड़ा हैरत होता है ये देखकर, जब अखबारों में पढ़ता हूं, मीडिया में देखता हूं कि इट इज अ स्टूडेंट्स मूवमेंट। क्या विद्यार्थियों का क्या इसी तरह का आंदोलन होता है कि पूरे देश को जला देना, पूरे समाज में तहस नहस कर देना, अराजकता कर देना? नहीं नहीं, ये विद्यार्थियों का आंदोलन विशुद्ध रूप से नहीं रह गया है। अब इसमें कुछ, जैसे अभी आपके पैनलिस्ट बताया, इसमें उग्रवादी जो संगठन है वो शामिल हो गए, और ऐसा नहीं है कि अभी तक शामिल नहीं थे। अब एक ऐसा उन्होंने ग्राउंड क्रिएट कर दिया है, जैसे मैं आपको छोटे एग्जांपल बताऊं, इंडिया आउट कैंपेन। ये जब शेख हसीना का जनवरी 2024 में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो बांग्लादेश में जो विपक्ष है उसने ये मूवमेंट चलाया, इंडिया आउट। अब देखिए, इंडिया जो आउट है, इंडिया एक तरफ तो कैंपेन चलाया, दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की है, उसने उसको बायकॉट कर दिया इलेक्शन को, और पूरा एक ऐसा पेंट कर दिया माहौल कि जैसे कोई एक परिया कोई गवर्नमेंट आ गया, एक अनटचेबल गवर्नमेंट हमारे ऊपर शासन कर रही है, कोई बड़ा एक एनार्कियल कोई गवर्नमेंट हम पर शासन कर रही है। तो ये जैसे देखिए पूरी जो एक ऐसी पिक्चर पेंट की गई है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, चुनाव तो हर देश में होते हैं, सारे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, राजनीतिक दल जीतते हैं और हारते हैं, लेकिन किसी भी देश में
ये इस प्रकार के हालात नहीं देखे जाते हालात हैं नहीं देखे कि जहां पर कोई एक राजनीतिक दल भले ही 15 साल से थी, वो शेख हसीना थी, लेकिन उनके एग्जिट के बाद से इतने व्यापक स्तर पर आगजनी होना, इतने व्यापक स्तर पर वेंडलिज्म करना, डिस्टॉर्शन करना, किलिंग्स करना, सबसे बड़ी बात तो है नरसंहार करना, व्यापक नरसंहार, और वो भी जैसे आपने कहा शुरू में एक टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। इतने सारे वहां माइनॉरिटी ग्रुप्स और भी हैं, लेकिन हिंदूज पर और बुद्धिस्ट, ये दो जो माइनॉरिटी ग्रुप है, इन्हीं के ऊपर उनकी दुकानें जलाना, सब कुछ। तो मुझे ये लगता है कि ये अब ये आंदोलन चला था, भले ही स्टूडेंट का, ये छात्रों का था, उन्होंने आरक्षण के विरोध किया था जो 50% से ऊपर था। संजय जी, सवाल ये उठता है ना, कितना बड़ा, ठीक है, आरक्षण को लेकर विरोध हुआ, उनको फंडिंग कहां से हो रही है? उनकी आरक्षण की मांग मान भी ली गई, सरकार तख्ता पलट भी हो गई, उसके बाद भी हिंसा तो लगातार जारी है। बांग्लादेश के 65 में से लगभग 45 जिलों में अभी भी वैसी हिंसा चल रही है। संतोष जी, देखिए, इस जितना आपने बताया ना, ये अभी भी हिंसा क्यों चल रही है, इसके पीछे भी एक साजिश है। साजिश क्या है कि जो नई गवर्नमेंट आई है उसको इतना वीक शुरू से ही कर दो, इतना शुरू से उसे अपंग और विकलांग कर दो कि अल्टीमेटली वो और पब्लिक से अपील करें कि अब आप शांति करने में सहयोग करिए। और उसमें जो स्टूडेंट्स की रैंक्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस जो आ गए, जैसे आपने कहा जमाती इस्लामी बांग्लादेश आ गया है, अभी तो जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है उसमें तो हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें तो अलकायदा का भी नाम आ रहा है, उसमें तो तालिबान भी आएगा। जितने भी इस प्रकार के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अंतरराष्ट्रीय जो शक्तियां, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जमात इस्लामी ने कबूलनामा भी किया है कि हां वही जिम्मेदार है हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का, हां वही जिम्मेदार है कि अल्पसंख्यकों के घरों को आग लगाने का। जो कबूलनामा है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरीके से जमात इस्लामी ने कबूलनामा भी किया है कि हां हम ही जो हैं वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही जो हैं चिन्हित करके हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, उनकी दुकानों को। 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं पर हमले, ये जमात इस्लामी का कबूलनामा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो उसने साफ तौर पर कहा। अब तक घटनाओं पर 235 लोगों की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की सड़कों के क्या हालात हैं, सड़कों में क्या है, जो वहां के रहने वाले बाशिंदे, खासतौर से अल्पसंख्यक, कितने डर के साथ जी रहे होंगे। चंदरपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों को लूटा, घर जला, ये कबूलनामा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जमात इस्लामी ने पूरी तरीके से साफ तौर पर कहा कि हां, और उसने ये भी कहा, उनके एक मौलवी हैं, रिसर्च स्कॉलर, अपने आप को इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर कहते हैं, लेकिन आप उनका बयान सुनेंगे तो शर्मसार करने वाला बयान। हिंदुओं के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर ले या मरने के लिए तैयार हो जाए। विजय जी, ये जो धारणा है, ये इस्लामिक स्कॉलर क्या ये सिखाता है, ये बताता है कि नहीं, आप या तो मेरा धर्म अपनाइए या आपको हम मार देंगे? देखो संतोष जी, जो ये समझते हैं कि इस्लाम आपस में बैर करना नहीं सिखाता, तो या तो लोगों को बरगला रहे हैं या तो बोल रहे हैं। इस्लाम आपस में बैर करना भी सिखाता है, और ये आपको बार बार ध्यान में आता है कि इनके पास केवल यही, जहां ये अधिक संख्या में हो जाते हैं, वहां पर वहां के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए यही इनका फरमान होता है, या तो आप मुसलमान बन जाओ और या तो मरने के लिए तैयार रहो। ये इनका एक शाश्वत नियम है। अभी आप दिखा रहे थे कि 350 लोग की हत्याएं हुई हैं, 350 लोग हुताहत हुए हैं। ये झूठ, गलत है। ये हजार लोग वहां पर हो गए हैं, जो बहुत सेंसर करके ये संख्या दिखाई जा रही है। 32% बांग्लादेश में हिंदू था, 32%, आज 8% से कम रह गया है, और वो 8% भी इनके आंखों में चुभ रहा है। अब ये जो जितना भी सारा काम हुआ है, उसमें हिंदुओं को यहां से निकालना, मुसलमान बनाना, हत्याएं करना, मैं कहता हूं केवल इसके लिए सब कुछ हुआ है। हिंदू विहीन बांग्लादेश करने के लिए हुआ है। और जिसको आपने अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है, वो कौन है? वो भी तो इसमें शामिल है, वो भी तो चाहता है हिंदू विहीन बांग्लादेश। तो जो प्रधानमंत्री बनाया आपने हिंदू विहीन बांग्लादेश बनाने के लिए, जो ये आपका जमात इस्लामी है, ये सब कौन लोग हैं? ये वही हैं जो हिंदुओं के दुश्मन हैं, हिंदू विहीन बांग्लादेश करना चाहते हैं। तो ये तो समझना चाहिए कि जो सब कुछ हुआ है, इसमें बहुत बड़ा कारण हिंदू विहीन बांग्लादेश करने का है। और दूसरी बात एक और मैं कहने वाला था, लेकिन आप शिफ्ट हो गए थे उस समय। हम अपने भारत पर बड़ी लज्जा आ रही लोगों पर, हमारे जो विरोधी हैं और जो विरोधी पक्ष कह सकते हैं, हिंदू विरोधी जो हैं। आप कुछ समय तक आप देख रहे थे फिलिस्तीन में
हमास के जी। हत्यारों के पक्ष में खड़े होकर के वो बात कर रहे थे। बिल्कुल। यानी इजराइल में महिलाओं को, बच्चों को किस प्रकार काटा गया, मारा गया, इसकी चिंता उनको नहीं थी। जो आतंकी थे हमास के, उनके पक्ष में खड़े होकर के भारत के ऐसे हजारों हजार से ट्विटर आपको दिखा हुए, लेकिन अंदर इस्लाम घुसा हुआ है। वो आज बांग्लादेश में कह रहे हैं नहीं, हिंदुओं के लिए वहां बहुत दिक्कत नहीं है, हिंदू बहुत अच्छा है, लोग झूठ परोस रहे हैं। जो आप हत्याओं की बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। वहां तो आज भी हिंदू खुश है और 2-4 बाइट भी दिखा देते हैं। तो ये परिस्थिति, दो तरफा परिस्थिति में संतोष जी आपको निपटना है। एक तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहां दबाव बनाना है, वहां की सरकार पर दबाव बनाना है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कहाँ है आज? ठीक है, कहाँ है वो? जी विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने आबादी का आंकड़ा दिया, मैं एक बार फिर वो आंकड़ा दिखाता हूं कि बांग्लादेश में किस तरीके से पल पल पलायन होता गया। एक समय था कि 28 से 30% जो है अल्पसंख्यक लोग रहते थे। हिंदुओं की भी बड़ी आबादी थी, जिसमें अगर अल्पसंख्यक की बात, हिंदुओं की बड़ी आबादी थी। लेकिन 1971 से लेकर अब तक देखा जाए तो अब वो आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से पल पल पलायन होता गया। और सिर्फ धार्मिक आधार नहीं था कि धार्मिक आधार पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, लगातार उनके खिलाफ प्लानिंग की गई, लैंड कई ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे उनकी जमीनों को छीना जा सके। आबादी 16.72 करोड़ बांग्लादेश की, मुस्लिम आबादी 91%, हिंदू 8%, अन्य 1%। ये अभी का सिनेरियो है, अभी की स्थिति है इस समय की। ये स्थिति की ये एक बड़ी, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम 91%। लेकिन 1971 के आसपास, अब एक देखिए 1971 के आसपास 28% से 30% के बीच में अल्पसंख्यक समुदाय था। 2011 में घटकर 10% हो गया, 2012 में 8%, 2024 में अगर हम बात करें तो लगभग 2% के आसपास अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो वो आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह बांग्लादेश की स्थिति है कि किस तरीके से पल पल पलायन होता चला गया। अभिनव जी, बॉर्डर पर भी स्थिति इस समय बेहद, कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो बांग्लादेश छोड़कर उन्हें लगता है कि नहीं, हम भारत में शरण लेंगे। क्या आपको लगता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस समय बड़ी चुनौती है, खासतौर से क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा एक दूसरे से मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए 4096 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, इतनी बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश की। 5 हमारे स्टेट्स हैं, उनमें ये फैली हुई है। तो बहुत बड़ी एक सुरक्षा की प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाएगी अगर हजारों की संख्या में जो वहां की माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो अगर क्रॉस करके भारत आना चाहे तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए। जब ये मास वहां से एक्सोडस होगा, जब माइग्रेशन होगा, इवन 71, जैसे मैंने बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, 71 वॉर में यही हुआ। लगभग 1 करोड़ के करीब वहां से लोग बांग्लादेश से निकलकर भारत आ गए थे और हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब भी क्रिएट हो गई थी। तो एक मैकेनिज्म को लाने की जरूरत है जिसमें कि जो आइडेंटिफिकेशन है ढंग से चेक, और वहां पर बैठ के इसको स्टीयर कौन कर रहा है, वो वहां से निकले और भारत की सीमा पर आए। तो जो ये आईसी, जो अपना इस्लामी छात्र शिविर है ICS, तो इसको तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे देना चाहिए अभी, क्योंकि इसके जमात से लिंक है। जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वही जमात इस्लामी पाकिस्तान भी है। और ये 71 में ये लोग जो थे जेनोसाइड के और वॉर, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो अब वो ये स्टेयर कर रहे हैं। तो ये बात का आशंका है कि जब हमारे हिंदू माइनॉरिटी के लोग आएंगे तो उसमें ये चंद एक अपने कुछ लोगों को भेजकर भारत में प्रवेश कराना चाहेंगे। तो यहाँ पर BSF के ऊपर आज एक बहुत बड़ा दारोमदार है और हमारी सरकार के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है। बिल्कुल, सरकार के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज भी। संजय जी, जिस तरीके से भारत पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ा है, भारत कहता रहा कि पड़ोसी पहले, लेकिन जिस तरीके के हालात हमने पाकिस्तान का देखा, हमने चीन का देखा, अब बांग्लादेश का देखा, पड़ोसी तो हमें लगता नहीं चाह रहे कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करे। हाँ संतोष जी, देखिए भारत की तो बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से ही नीति रही है। एक तो अहिंसा की रही है, अशोका का जो कलिंगा का वार हुआ था उसके बाद से भारत की विदेश नीति काफी हद तक बदल गई थी। खैर आधुनिक समय में आने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जो विदेश नीति है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत
जो पंचशील भारत ने साइन किया था चाइना के साथ, उसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि नो इंटरफेरेंस इन म्यूचुअल इन ईच अदर्स कंट्री, है ना, इक्वल रिलेशंस, ये सब ये भारत की ये एक सैद्धांतिक विदेश नीति रही है। और साथ साथ भारत ने यह भी हमेशा इंश्योर किया है कि जैसे आपने कहा कि नेबर फर्स्ट, जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, इसको तो 2014 से मोदी जी ने काफी प्रखर रूप से इसको पालन करने में लाए हैं और ये इंश्योर किया कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, उनके साथ हमारे अच्छे क्लोज रिलेशंस हो। देखिए, ये तो पिक्चर का एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ भी बनती है। और दूसरा पक्ष कौन सा है? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी अभी पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे प्रकार से मित्रता निभाई है। तीसरा पक्ष अब यह बनता है कौन सा? वो इंटरनेशनल फोर्सेस। अब बहुत सारे ऐसे आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, अगर नाम लिया जाए उसमें एक अमेरिका है, दूसरा चाइना है और तीसरा पाकिस्तान है। चाइना और पाकिस्तान ये तो हमारे दे आर आवर स्वोन एनिमीज एक तरीके से, है ना, क्योंकि भारत के ऊपर बड़ी बुरी नजर रखते हैं। अमेरिका इज ऑल्सो न्यू एंट्रेंट इन दिस गेम। अब देखिए, जो ऑफ लेट जो शेख हसीना का भारत की तरफ जो झुकाव हुआ, यानी पिछले 10 सालों में खालिदा जिया के 2009 के बाद से जब ये शेख हसीना आई है, तब से विदेश नीति, तब से जो बायलैटरल रिलेशन है भारत में और भारत और बांग्लादेश काफी बदल गए। अब देखिए, इतना फ्लरिशिंग ट्रेड हो गया, 13 बिलियन एनुअल जो ट्रेड है वो 13 बिलियन का, वो भी इन फेवर ऑफ इंडिया। अब देखिए उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो दो और बड़ी शक्तियां हैं, चाइना और पाकिस्तान, संभवतः इन लोग को ये इतना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि बांग्लादेश एक लार्जली एक ऐसा देश है जहां पर बहुमत है उनकी मुस्लिमों की, कैसे वो भारत के साथ इतना तालमेल मिलाकर चल रहा है, क्यों इतना ज्यादा भारत को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। एक तो ये ग्राउस है, दूसरा ग्राउस आपने देखा होगा और अभी खैर शेख हसीना ने बहुत फाइन ट्यूनिंग करने का प्रयास किया था विदेश नीति को, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का BRI, उसका भी हसीना ने उसको साइन किया। चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद भी हमेशा चाइना और पाकिस्तान को भारत एक इरिटेंट के रूप में लगता रहा और उनको यह लगा कि जब तक शेख हसीना की सरकार रहेगी तब तक भारत एक बड़ा प्रोमिनेंट एक फिगर रहेगा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। इसलिए एक प्रकार से उन्होंने लॉन्च किया जनवरी 2024 में चुनाव हुए। अब देखिए, कुछ तो फॉल्ट वहां की गवर्नमेंट की भी थी, शेख हसीना की, जो इतना ह्यूज रिजर्वेशन चल रहा था 50%, 30%, और एक भूमि कानून भी उसके अलावा भी था। जी, वो भी था कि जिसके वजह से बहुत सारे जो हिंदुस्तानी थे वो अपने घर से, अपने लैंड से वंचित हो गए और उनको पलायन करना पड़ा, उनकी हालत दुर्दशा काफी हो गई। इस वजह से कुछ उनकी इंटरनल पॉलिसीज है और बाकी लार्जर फिगर। चीज मैं विजय जी मैं आपसे भी समझना चाहूँ, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में भारत एक बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी बना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है। हम पड़ोसी देशों को देख रहे हैं, पाकिस्तान को हमने देखा, बांग्लादेश को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह भी एक बड़ी वजह है कि बांग्लादेश को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत को टारगेट करने की सोची समझी साजिश है। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि बांग्लादेश को माध्यम बनाकर भारत ही उनके टारगेट में है। हिंदू टारगेट में है, भारत टारगेट में, धार्मिक दृष्टि से हिंदू टारगेट में है, इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत ट्रस्ट उनके विपरीत में है। आप ये देखिए, मैं कल एक मित्र के साथ बैठा हुआ था, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां पर एक फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीनें वहां पहुंच गई हैं, उनका जो पार्टनर है वो वहीं का है, बांग्लादेश का है। बहुत चिंतित थे, बोले यार वहां पर तो भारत के लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है और आज जो वहां की ग्रोथ है, जो भी भाई साहब बता रहे थे, जो बहुत बड़ा हिस्सा भारत का है, जो वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है इसमें भारत का हिस्सा है जी। ये एक चिंता का विषय तो है। वो पड़ोसी देश अगर इतना विपरीत हो जाएगा तो उसकी भी चिंता होती है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से मिले थे और गृह मंत्री जी से हमने वहां पर निवेदन किया कि भारत के जो पक्ष हैं, भारत का जो वहां पर उसके सेल में लगी हुई है, जो भारत का अर्थ लगा हुआ है, भारत के वहां पर सारा संसाधन भी लगे हुए हैं, वहां पर फैक्ट्रियां भी लगी हुई हैं, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो दबाव देना है वो भारत सरकार को देना चाहिए। और यहां तक भी हमने निवेदन किया कि वहां से जो हिंदू हैं, जो भारत आना चाहते हैं, कि हिंदू देश एक ही है, उनको भारत में लाना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षित भारत में लाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षित तरीके से भारत में लाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय हिंदू संकट में है।
हिंदू का घर, परिवार, व्यापार सब कुछ संकट में, और टारगेट करके, चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 6 कुछ बड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हिंदुस्तान की, किस तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर उनके परिवारों पर हमला हुआ है, उस तरीके से लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची झारखंड की तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की देख सकते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीर कि हिंदू हत्या बंद करो, मथुरा उत्तर प्रदेश की आप तस्वीर देख रहे हैं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश की आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये पूरा हिंदुस्तान इस समय कहा जा सकता है कि सड़कों पर है, बौखलाया हुआ। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हमने अमेरिका के हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इंग्लैंड की तस्वीरें दिखाई, कनाडा की दिखाई, ऐसे कई देश है। अमेरिकी सीनेट की बात करें तो अमेरिकी सीनेट के सांसदों ने वहां के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है साफ तौर पर कि आप सुरक्षा, आप जो शरणार्थी हैं, हिंदू पर जो हमले उसको लेकर आप अपने दरवाजे खोले, आप बात करें। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है एक द्वीप को लेकर है, क्योंकि शेख हसीना का एक घोषणा पत्र, जो पत्र इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्या घोषणा पत्र है और वो द्वीप का क्या मामला है कि शेख हसीना ने ऐसा क्या कुछ उस द्वीप को लेकर कहा है कि वही सबसे बड़ा तख्ता पलट का कारण बना। ये रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर कई तरह के सवाल सामने हैं। क्या सिर्फ शेख हसीना का विरोध था? क्या सिर्फ आरक्षण का विरोध था? या फिर लगातार जिन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथ की बात की जा रही है वो भी एक एंगल था? पर इन सब में सोशल मीडिया पर शेख हसीना का वो भाषण पत्र वायरल हो रहा है जिसे शेख हसीना ने इस्तीफा देने से पहले लिखा था, और उसमें नाम था सेंट मार्टिन द्वीप, और इसके पीछे अमेरिका की चाहत का। बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप की क्या कहानी है, ये आपको बताते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र कोरल रीफ द्वीप है। 1900 में सेंट मार्टिन द्वीप ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। साल 1937 में म्यांमार जब ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ था तब ये भारत का हिस्सा रहा। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश एक देश बना और ये द्वीप बांग्लादेश को मिल गया। साल 1974 में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार में समझौता भी हुआ, जिसमें इस द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना गया। सोशल मीडिया पर शेख हसीना का जो भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश के तख्ता पलट में सेंट मार्टिन द्वीप का जिक्र किया गया है, उस पत्र में लिखा है कि अगर ये द्वीप अमेरिका को दे दिया होता तो बांग्लादेश में तख्ता पलट न होता और मैं सत्ता में बनी रहती। अब एक नजर डालते कि आखिर सेंट मार्टिन द्वीप क्यों खास है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारों में से एक है ये सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक मलक्का डलडमरू मध्य के पास स्थित है। इस द्वीप पर सैन्य अड्डा होने से किसी भी देश की ताकत बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाएगी। माना जाता है कि इस द्वीप पर अमेरिका अपनी सेना की उपस्थिति चाहता है ताकि उसका दबदबा बंगाल की खाड़ी में बढ़ सके। शेख हसीना पहले भी ये दावा कर चुकी है कि अमेरिका इस द्वीप को चाहता है। जून में शेख हसीना ने दावा करते हुए कहा था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना अधिकार चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने बांग्लादेश आम चुनाव में शेख हसीना को जीत दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को ये द्वीप देने से मना कर दिया था। हो सकता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह बना हो, पर आरक्षण की आग ने जो कोहराम बांग्लादेश की सड़कों पर मचाया उससे इंसानियत शर्मसार है। संजय जी, सवाल कई हैं। क्या आपको लगता है एक ये भी बड़ा सवाल है कि अमेरिका की चाहत, वो ताकत, वो सेंट मार्टिन द्वीप पर, ताकि वो अपना सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे सके और फिर बंगाल की खाड़ी में वो अपना दबदबा बना सके? संतोष जी, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। अगर शेख हसीना ने इस बात को पत्र के माध्यम से सामने रखा है और पहले भी जैसे आपने कहा वो कहते आ रहे हैं, देखिए शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो खैर पहले से हो गई थी। जो कैटलिस्ट क्या था? कैटलिस्ट था ये जनवरी 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, इसमें विपक्षी दलों ने बायकॉट किया और उस बायकॉट के वजह वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ही डोमेस्टिक थी, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे। अब देखिए, चूंकि अमेरिका पहले से ही, अगर उसका जैसे अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती तो, लेकिन उसमें क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा है, विश्वसनीयता है इस थ्योरी में
क्योंकि जब ये अपोजिशन ने बायकॉट वाला वो दिया, नारा दिया, अमेरिका पहले ही से थोड़ा आहत बैठा था, वो ग्रीवेंसेस थे, और जब अपोजिशन पार्टीज ने भी कह दिया कि हाँ इनसे बायकॉट के इलेक्शन बायकॉट किया जाए, और जब चुनाव हो गए तो 300 सीटों में से 223 सीटें खालिदा जिया को की पार्टी को मिली। अब देखिए अमेरिका ने क्या कहा, उन्होंने कहा इट इज अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन, इट इज नॉट अ क्लियर इलेक्शन। अब देखिए अमेरिका का क्या रोल है, उसका क्या लोकस स्टैंडाई है किसी देश की आंतरिक चुनाव को लेकर। अमेरिका में भी किस तरह से हुए हम जानते हैं, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो बाइडेन का क्या दोनों में संबंध था। खैर तीसरा देश को दुनिया का नहीं बोलता है, लेकिन चूंकि बोलता कोई बड़ी शक्ति तब बोलती किसी दूसरे देश में जब उसके कोई निहित स्वार्थ रहते हैं। अधिकांश यही होता है, कोई बहुत बड़ा हितैषी नहीं है अमेरिका, क्योंकि वो रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करता है। अब जब उसने ये कहा कि बांग्लादेश के चुनाव गलत तरीके से हुए हैं और डिस्प्यूटेड है, भाई डिस्प्यूटेड को तो अमेरिका ने कश्मीर को भी कहा था 1947 से, लेकिन उनके कहने से कोई डिस्प्यूट नहीं आता। शेख हसीना ने यही बात कही कि अगर कोई पार्टी ने डिसाइड किया है बायकॉट करने का, और जब वो चुनाव भाग नहीं लेंगे तो नेचुरल है दूसरे पार्टी की तो जीत हो जाएगी। वहीं से ये सारी समस्याएं शुरू हो गई, और इसीलिए शेख हसीना का ये मानना है, जो कैटलिस्ट है, जो एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है वो अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका को क्यों चाहिए सेंट मार्टिन? सेंट मार्टिन इसलिए चाहिए क्योंकि उसका बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 70 से 80% विश्व का ट्रेड उसी रास्ते से पास होता है। अमेरिका को अगर ये सेंट मार्टिन मिल जाता है जो वो चाह रहा था, तो उसके इससे पर्पस पूरे हो जाते। एक पर्पस ये होता कि वो चाइना पर अपनी निगरानी बढ़ा सकता था, और दूसरी तरफ वो भारत के ऊपर भी वो निगाह रख सकता था, क्योंकि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, एक अच्छी खासी आर्थिक शक्ति हो गई, तो अमेरिका को इससे भी लेकर बहुत परेशानी है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसके वजह से अमेरिका अब एक सेंट्रल उसमें आ गया है, शक के दायरे में आ गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस हवा को और बढ़ाया है, जिसकी वजह से शेख हसीना की सत्ता गई। अभिनव जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और जिस तरीके से पूरा सिनेरियो रहा, हिंदुओं को टारगेट किया गया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक चेहरा है, उसके पीछे सैन्य शासन पहले भी रहा है, पाकिस्तान में भी पहले रहा है, बांग्लादेश में पहले रहा है, ये सैन्य शासन की तरफ ये बढ़ रहा है बांग्लादेश, सिर्फ मोहम्मद यूनुस को आगे कर दिया गया है? बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। जैसे पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है मिलिट्री कू की, मतलब विद्रोह की, वैसे ही बांग्लादेश में भी रही है। 71 में आजाद हुआ, 75 में विद इन 4 इयर्स वहां पे मिलिट्री कू हो गया और शेख मुजीबुर रहमान को बेरहमी से मार दिया गया। तो ये तो है ही, और इन सब के पीछे जमात का हाथ है वो हमें पता है, और जमात के पीछे आईएसआई की बैकिंग है, आईएसआई के सीआईए से लिंक्स है। तो ये बहुत बड़ी चेन हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पे। और अगर इंडो पैसिफिक को जोड़ना है बे ऑफ बंगाल से, तो आपको एक वो खुला रास्ता चाहिए। चाइना और यूएस को कुछ नहीं देखना है, इनके ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है, इनको बस मार्केट्स देखना है। और बांग्लादेश एक बड़ा मार्केट इसलिए शुरू हो सकता है, उनके लिए हो सकता है साबित, क्योंकि ये गेटवे है साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का। तो ये सब हमारी सरकार को काफी अभी समझ के कदम उठाने की जरूरत है। अभी डेफिनेटली थोड़ी सी वेट एंड वॉच पॉलिसी है उनकी, लेकिन ठोस कदम उठाए जाएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे इंडिकेट करूंगा कि जैसे बताया गया आपने कि 71 में जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, और अब जाके कैसे घट गई है। भारत में भी आप कंपेयर कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनकी भी पॉपुलेशन 12, 14, 15 ऐसी परसेंटेज होगी जी। और अगर वो 8% अभी अगर है, अगर वो 8 का फिगर सही है, तो भी एक बहुत बड़ी आबादी है। तो हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को अपने डिफेंस के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। की रक्षा खुद नहीं कर सकते, तो बाहर वालों से आप आकर के, बाहर से कोई आके, और अगर बाहर से कोई आता भी है तो क्या वो टाइमली पहुंच पाएगा? तो सबसे पहले तो अपनी रक्षा के लिए उनको सशक्त वहां खड़ा होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में हम विलेज डिफेंस कमिटीज बना देते हैं, वहां बननी चाहिए ये डिफेंस कमिटीज। और मुझे बहुत ही यकीन है, मैं एक फोर्सी कर सकता हूं कि बहुत जल्द एक नया लीडर मुजीबुर रहमान की तरह वहां भी पैदा होगा, जो कि इन जो टिरनी है जो इन इस्लामी जमात की, उसके अगेंस्ट जरूर कोई ना कोई खड़ा होगा। तो ये सारा एक जियोपॉलिटिकल एक गेम चल रहा है, और लेट्स सी कि क्या होता है आगे। अब मुझे एक चीज और, एक सवाल और छोटा सा मैं आपसे समझना, क्या भारत के लिए चुनौती ट्रिपल हो गई है? पाकिस्तान को भी देखना है, चीन को भी देखना, और बांग्लादेश का एक छोटा सा फ्रंट खुल गया है। यस बिल्कुल। इसको अभी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम 2 फ्रंट की बात करते थे, हम 2.5 फ्रंट की बात करते थे। अब ऐसा ना हो जाए कि 3 फ्रंट वॉर शुरू हो जाए। तो डेफिनेटली
देखिए, अगर आपको पीस खरीदना है, शांति खरीदना है, तो लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत को लड़ाई की तैयारियां शुरू रखनी चाहिए। मैं लड़ाई को एडवोकेट नहीं कर रहा कि भारतीय सेना घुस जाए बांग्लादेश के अंदर और 71 को रिपीट कर दे। 71 और 2024 में फर्क है, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स में फर्क है। हालांकि तब भी भारत ने विश्व की शक्तियों के बिना साथ में आए हुए इस चीज को अंजाम दिया था, लेकिन अभी टाइम उसके लिए सही नहीं है। तो डेफिनेटली भारतीय आर्म्ड सेनाओं को तैयार तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन अभी सरकार की जो नीति है उसके ऊपर सब कुछ दारोमदार टिका है और हमें विश्वास है कि हम इसमें फिर भी जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल सावे दारोमदार जो है इसमें सरकार के फैसलों पर लगातार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक कमेटी भी गठित कर दी है, 6 सदस्यीय कमेटी, जो बांग्लादेश की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए है। संजय जी, आगे आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को कार्यभार दे दिया, सत्ता दे दी गई, सैन्य शासन कहीं न कहीं पीछे से लगा हुआ है, आने वाले दिनों में किस तरीके से तस्वीरें आप देख पाते हो? खासतौर से भारत और बांग्लादेश की बात करें, अच्छे संबंध रहे हैं 1971 के बाद से अब तक, बड़ा व्यापार रहा है, बड़ा ट्रेड रहा है, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या लगता है रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आने वाली है? संतोष जी, देखिए, जो भारत की वर्तमान स्थिति है, हम जानते हैं इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज यही भारत की इकोनॉमी कई और दूसरे देशों के लिए भी रीढ़ की हड्डी बनी, बैकबोन बनी हुई है। बांग्लादेश को भारत से थोड़ा नहीं बहुत फायदा मिलता है। जो आम दिनों की जो जरूरत की जो चीजें होती है वो सब भारत से जाती है, जैसे नेपाल को जाती है वैसे भारत को जाती है। बांग्लादेश भी बहुत अच्छे से जानता है, पहले का भारत कुछ और था, 2014 के बाद आज भारत बहुत बदल गया है। चाहे वो सैन्य रूप से देख लीजिए, चाहे आर्थिक रूप से देख लीजिए, चाहे अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय उसकी जो स्टैंडिंग है, रैंकिंग, उससे देख लीजिए। इसलिए जो अब नई जो गवर्नमेंट आएगी, अब जो भी आती है, मोस्ट प्रॉब्ली खालिदा जिया की गवर्नमेंट आएगी, है ना, उनको जेल से छुड़ा भी दिया गया, रिहा भी कर दिया गया, और इस वजह से अब जो सरकार आएगी उसका भी बहुत बड़ा दायित्व होगा। इट कैनॉट अफोर्ड टू लूज ऑन इंडिया। अगर वो भारत को खोने के अगर वो सोचे कि उनको पाकिस्तान से, तो वो तो ऐसे ही बैंकरप्ट कंट्री, उससे कुछ नहीं मिलना है, आतंकवाद के अलावा उससे कुछ नहीं मिलना है। डिस्क्रप्शन ऑफ इकोनॉमी, डिस्क्रप्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यही पाकिस्तान बांग्लादेश को दे सकता है। रही बात चाइना की, चाइना अगर बांग्लादेश को कुछ देगा तो साथ में उसको डेट ट्रैप भी देगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसने साइन कर दिया है शेख हसीना ने, और आज जो चाइना का इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, बहुत ज्यादा कर्ज में आज बांग्लादेश धीरे धीरे आ गया है। ये उसके लिए बांग्लादेश के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए बांग्लादेश को अब एक प्रूडेंट पॉलिसी तय करनी होगी, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भारत की तरफ से, देखिए, हमेशा से मित्रता की पहल की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे भारत, चाहे नेपाल, चाहे बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका। अब उनको यह तय करना है बांग्लादेश की नई सरकार को, वो किस हद तक वो भारत का सहयोग चाहती है। अगर वो चाहती है कि जो अभी आप देखिए 2009 में जब खालिदा जिया आई थी सत्ता में, उस समय उनकी जो एनुअल ग्रोथ रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, मात्र लगभग 3.5% थी। उसके बाद से लगातार 15 साल तक जो उनकी सरकार चली, उसमें लगभग इनकी 9% तक इकोनॉमी पहुंच गई थी। और वो किसके? वो भारत के बदौलत। जो इतने उन्होंने स्टेबल रिलेशंस पिछली सरकार ने किया भारत से, उसका इनको फायदा मिला। चाहे इसको, बांग्लादेश को साउथ एशिया का साउथ एशियन टाइगर कहा जाता था, यानी चीता का, आर्थिक चीता कहा जाता था। उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था, उसमें पाकिस्तान का योगदान नहीं था, उसमें चीन का योगदान नहीं था, उसमें भारत का योगदान है। इसलिए अब जो सरकार अब आएगी आगे आने वाली, उसमें उनको इस बात पर विचार करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनको सद्बुद्धि आएगी, जो उनको करना था कर चुके, क्योंकि अब उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। बांग्लादेश में इतने पिछले 10 दिनों में लगभग $10 बिलियन का बिजनेस का नुकसान हुआ है। ये बड़े अलार्मिंग फिगर्स हमारे पास। उनकी दुकानें बैठ रही हैं, उनके पूरे आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। भारत के ऊपर आर्थिक रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को भी अपनी रक्षा, अपने लोगों की रक्षा करना होगा। को भी अपनी रक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्क भी लगातार नजर बनाए भी हुए। अभिनव जी, एक आखिरी सवाल, घुसपैठ की समस्या से पहले भी भारत जूझता रहा, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की वहां की सरकारें घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरा प्रभावित रहा घुसपैठ को लेकर। क्या अब जो बांग्लादेश की स्थिति है, घुसपैठ की समस्या और बढ़ सकती है और ज्यादा नजर रखने की जरूरत है? नजर रखी जा रही है, पहले भी रखी जाती थी। घुसपैठ की समस्या तो जहां भी बॉर्डर्स होते हैं और अगर वो पोरस हैं तो वहां रहती ही है। ये ना सिर्फ इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान की कहानी है, ये पूरे विश्व की कहानी है।
अमेरिका में भी वही कहानी है मेक्सिको के साथ। तो देखिए, इसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन का एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड तैयार किया जाता है, जिस तरह से एलसी पर मल्टी टीयर्ड एक ग्रिड होता है कि आपकी फेंस होती है, फेंस के पीछे एक लेयर होता है और फिर हिंटरलैंड में होता है। तो ये जो एलसी मॉडल है उससे बीएसएफ को सीखने की जरूरत है, इंडियन आर्मी से, और वैसा ही मॉडल वहां पे रिक्रिएट या फिर एक नया मॉडल क्रिएट करने की जरूरत है। और इसके लिए बीएसएफ और इंडियन आर्मी का कोऑर्डिनेशन आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इन्फिल्ट्रेशन की और सिक्योरिटी की। लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो अभी जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जमात के कहने पे आ रहे हैं, शायद आईएसआई और सीआईए के गठबंधन से आ रहे हैं या फिर चीन से ट्रेनिंग पाए हुए वहां के मिलिट्री ऑफिसर्स वहां जाकर अत्याचार कर रहे हैं, उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि इन लोगों को जो है अपना दोस्त समझते हैं, ये किसी के भी दोस्त नहीं है। इनको इकोनॉमी से मतलब है और इनको ऐसा वक्त आएगा बांग्लादेश में जो अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा, जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया था। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे और बीएनपी आएगी पावर में तो हमारे लोग मिनिस्टर बन जाएंगे, 8-10 सालों में इनकी जो हालत हो जाएगी इनको समझ में नहीं आएगा और फिर ये अपना रोना रोते हुए भारत में वापस आएंगे। लेकिन ये सब चीज मेरे ख्याल से भारत की सरकार इनको समझाएगी और बहुत जल्द एक पॉजिटिव स्टेप इसमें लिया जाएगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही, क्योंकि हमने देखा हमने पाकिस्तान की स्थिति देखी, हमने श्रीलंका को दिवालिया होते हुए देखा, हमने पाकिस्तान की आर्थिक हालत देखी, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश इस समय हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा है, हिंदुओं के घरों को आग लगा रहा है, आने वाले दिनों में यह स्थिति कहा जा सकता है बेहद और खराब हो सकती है। लेकिन देश भर में, दुनिया भर में इसको लेकर विरोध भी हो रहे हैं। संजय जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव जी, आप दिल्ली से शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया बिग न्यूज बांग्लादेश में बात करने के लिए। तो बिग न्यूज बांग्लादेश में हमने आज बात की किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार में लगभग 7 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी अत्याचार, अभी भी कहा जा सकता है कि वैसे ही घटनाक्रम लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, कई और सवाल अभी निकलकर सामने आएंगे, हमारी इस पर नजर रहेगी। लेकिन कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।